हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर एन.के. शुक्ला LLB पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के ऑनलाइन इस सेगमेंट में TP एक्ट पेपर 2 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के पेपर 2 में बंधक के संबंध में मैं उसके डिफिनीशंस, उसके एसेंशियल्स और काइंड्स पर एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। मूल रूप से जो TP एक्ट की प्रोविजंस हैं उसमें टोटल सेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले क्लासेस में कि 137 सेक्शंस हैं, जिसमें कि सेक्शन 58 पर हम लोगों ने फोकस किया था कि सेक्शन 58 है क्या और इसके क्या एसेंशियल्स हैं। उसी सेगमेंट में ऑनलाइन के माध्यम से फिर से मैं ये रिवीजन क्लास में उस तथ्य को, उस फैक्ट को मैं बताना चाहता हूँ। सेक्शन 58 बंधक के संबंध में, मॉर्गेज के संबंध में प्रोविजंस को लेट डाउन करता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की सेक्शन 58 सिर्फ और सिर्फ बंधक के संदर्भ में ही नहीं, इसके साथ साथ मॉर्गेज के साथ साथ मॉर्गेजर, बंधककर्ता, मॉर्गेजी, बंधक या बंधकदार, मॉर्गेज मनी, बंधक धन एवं मॉर्गेज डीड के संबंध में भी प्रोविजंस को लेट डाउन करता है। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि बंधक है क्या? बंधक है क्या? कहते हैं कि बंधक एक विनिर्दिष्ट संपत्ति में एक हित का अंतरण है। बंधक एक विनिर्दिष्ट संपत्ति में एक हित का अंतरण है, जिसमें अग्रिम रूप से दिए जाने वाले धन की वापसी अथवा ऋण के रूप में दिए जाने वाले धन की वापसी के गारंटी को प्रदान करता है। आप इसे इंग्लिश में इस तरीके से प्रोविजंस को कह सकते हैं कि मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस of securing the payment of money, for the purpose of securing the payment of money by way of loans or existing or futures debt for the performance of an act which give rise to pecuniary liabilities। ये एक डिफिनीशंस है। एग्जामिनेशंस में अगर इसके डिफिनीशंस को पूछा जाए बंधक क्या है, तो आप इस तरीके से इस प्रोविजंस को आप रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सेक्शंस को भी, जितने भी कोडिफाइड लॉ हैं, एक बात मैं स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी कोडिफाइड लॉ हैं उसमें सेक्शंस का लिखा जाना आवश्यक है, क्योंकि सेक्शंस के आधार पर ही प्रोविजंस को लेट डाउन किया गया है और उसको एक्सप्लेन किया गया है। इंटरप्रिटेशनरी क्लाउज जो होता है, इंटरप्रिटेशन क्लाउज जो होता है, वह सेक्शंस के आधार पर ही वह बेस करता है। तो जैसे कि अगर लिखा जाए कि बंधक है क्या, तो इसमें आप स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि बंधक शब्द संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 में परिभाषित की गई है। यद्यपि
बंधक के साथ साथ बंधककर्ता, बंधकी, बंधक धन एवं हक विलेख, टाइटल डीड की भी इसमें चर्चा की गई है। इसे भी इसमें डिफाइन किया गया है। अब वन बाय वन जिस तरीके से मैंने बंधक को डिफाइन किया, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप बंधककर्ता के संदर्भ में बातें करेंगे, जो इस प्रकार से है कि बंधककर्ता कहते किसको हैं। कहता है कि बंधककर्ता वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति को बंधक रखता है, जो संपत्ति में हित का अंतरण करता है, और बंधकदार जिसे बंधकी भी कहते हैं, वह वैसा व्यक्ति होता है जिसमें बंधक का सृजन किया जाता है। यहाँ पे दोनों बातें हैं, इस पर कंसंट्रेट करेंगे कि बंधककर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जहाँ पर जिसके द्वारा संपत्ति को बंधक रखा जाता है और उसके एवज में उससे, उस बंधकी से या बंधकदार से ऋण या धन लिया जाता है। कहता है कि मूल रूप से जो हमारे प्रोविजंस में कही गई है कि वह व्यक्ति जो बंधक संपत्ति को बंधक रखता है, इसके अलावा भी आप जब सेक्शन 59A क्लॉज ए, धारा 59 क्लॉज ए जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि इसके अलावा भी वह व्यक्ति जो बंधककर्ता के द्वारा हक उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति में बंधककर्ता के द्वारा हक उत्पन्न किया जाता है, वह व्यक्ति भी बंधककर्ता के रूप में मान्य होता है, वह व्यक्ति भी बंधककर्ता होता है। जैसे उत्तराधिकारी, एयर्स, जैसे एग्जीक्यूटर्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासक जिसको आप कहते हैं। इस तरीके से बंधककर्ता ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है जो संपत्ति को बंधक रखता है। इसके बाद हम बंधकदार की बात करेंगे, जिसे कि बंधकी के रूप में भी जाना जाता है। हमने पहले भी कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसमें संपत्ति का सृजन किया, जैसे बंधक का सृजन किया जाता है, जिसके पक्ष में बंधक का सृजन किया जाता है, वह बंधकदार होता है। लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 59 क्लॉज ए पुनः स्पष्ट करता है कि वह व्यक्ति भी बंधकदार के रूप में माना जाएगा जिसमें बंधकदार के द्वारा हक उत्पन्न होता है। यहाँ भी एयर्स, उत्तराधिकारी या एग्जीक्यूटर्स या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बंधककर्ता माने जाते हैं। तीसरा जो शब्द है वह है बंधक धन, मॉर्गेज मनी। या मॉर्गेज मनी क्या है? तो कहता है कि जो मूलधन एवं ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को संयुक्त रूप से बंधक धन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप याद रखने के लिए P+I शब्द का यूज करेंगे तो बड़ा आराम से इसको आप याद कर सकते हैं। कहता है कि वैसी संपत्ति जिसके लिए मूलधन के साथ साथ ब्याज भी लगता हो, वह बंधक धन के रूप में मान्य होता है। इसलिए बंधककर्ता को सिर्फ और सिर्फ मूलधन दे करके
संपत्ति का मोचन नहीं करवाया जा सकता, उसे ब्याज भी देना चाहिए। इसके लिए उसे मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देना आवश्यक माना गया है। कहते हैं कि यहाँ पे एक तथ्य को और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ब्याज का निर्धारण कैसे होता है। तो ब्याज का निर्धारण दमदूपत रूल, जो कि हिंदू विधि का एक भाग है, हिंदू लॉ का एक भाग है, उसके आधार पर यह निर्धारित होता है। यह नियम यह कहता है कि ब्याज की राशि मूलधन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यह नियम बंधक पर भी लागू होता है। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति ब्याज के रूप में मूलधन से ज़्यादा राशि का निर्धारण करता है तो न्यायालय के द्वारा भी इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायालय भी उसकी ब्याज की राशि को कम कर सकता है। ऐसा डिफरेंट जो कोर्ट के द्वारा जो निर्णय हुआ उसके द्वारा यह बात कही गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं यह है टाइटल डीड। कहता है कि जब कोई बंधक लिखित रूप से बंधक के रूप में बंधककर्ता और बंधकी के बीच में एक संविदा के रूप में इसे माना जाता है तो यह टाइटल डीड के रूप में यह काम करता है। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसके एसेंशियल्स पर आते हैं। ये तो इसके वर्ड का इंटरप्रिटेशन था जो सेक्शन 58 में दिया गया है। अब इसके एसेंशियल्स पर आते हैं कि इसके डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स कौन कौन हैं। तो पहला कहता है कि जैसा कि हमने डिफिनीशन में कहा, इसके बाद मैं एसेंशियल्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज की बात करता हूँ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज में जो पहला एसेंशियल्स है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स है, वह है हित का अंतरण। यानी क्या कि ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट। जब हम डेफिनेशनल क्लॉज में जाते हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं कि मॉर्गेज इज ए ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रथम और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, जहाँ पर हम कहते हैं कि बंधककर्ता जो है संपत्ति में, बंधककर्ता के द्वारा संपत्ति में हित का अंतरण किया जाता है। हाँ, और स्वामित्व वह अपने पास ही रख लेता है। यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि जब वह किसी संपत्ति को बंधक रखता है बंधकी या बंधकदार के पास, तो वह सिर्फ और सिर्फ संपत्ति में हित का अंतरण करता है और उसके स्वामित्व को पूर्ण रूपेण अपने पास रखता है। वह बंधकी को सिर्फ और सिर्फ अनुसांधिक अधिकार, ओनली एन एसेसरी राइट जो है वह बंधकी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इस तरीके से एक यह हित का अंतरण हुआ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि संपत्ति जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होनी चाहिए। यह स्पेसिफिक का क्या तात्पर्य? कहता है कि विशिष्ट संपत्ति एक ऐसी संपत्ति को कहा गया है जिसको कि आसानी से उसको पहचान की जा सके, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। ठीक है, ऐसी संपत्ति जो भेग है वह विशिष्ट संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर बंधककर्ता के पास 4 संपत्ति है A, B, C और D। बंधककर्ता के पास 4 संपत्ति है A, B, C और D, और वह सिर्फ और सिर्फ B संपत्ति को उसने बंधक रखा है, तो बेचने के संदर्भ में जब ऐसी परिस्थिति आएगी, ठीक है, जहाँ पर बंधककर्ता अपनी जो बंधक धन है उसको चूकता नहीं करता और बंधकदार उसके संपत्ति को बेचता है, तो पार्टिकुलर
बीज संपत्ति को ही वह बेचेगा, अन्य संपत्ति को वह नहीं बेचेगा। यह स्पेसिफिक कहलाता है। ठीक है, इसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये बात है। दूसरी बात कि बंधक में प्रतिफल का होना जरूरी है। दूसरा नेक्स्ट एसेंशियल्स है, बंधक में प्रतिफल का होना जरूरी है। बंधक में प्रतिफल का होना जरूरी, इसका मतलब यह है कि बिना प्रतिफल के बंधक जो है शून्य माना जाता है। जिस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन अमाउंट अगर नहीं हो, कंसिडरेबल अमाउंट नहीं हो, तो वह शून्य माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। उसी तरीके से बंधककर्ता और बंधकी के बीच में जो है प्रतिफल का होना आवश्यक है। हाँ, चाहे वह प्रतिफल कम हो या ज़्यादा हो, यह अर्थ नहीं रखता। यहाँ पे आवश्यक होना, प्रतिफल का आवश्यक होना नितांत जरूरी है। अगर यह नहीं होगा तो वह शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट है कि पक्षकारों का सक्षम होना। पक्षकारों का सक्षम होना यानी पक्षकार जब तक कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, चाहे वह बंधककर्ता की बात हो, मॉर्गेजर की बात हो या मॉर्गेजी की बात हो, दोनों पक्षकारों को सक्षम होना चाहिए। यानी क्या कि हम फिर वही कॉन्ट्रैक्ट का जो रूप हमने पढ़ा था कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं, करार में या संविदा में दोनों पक्षकारों को, ठीक है, सक्षम होनी चाहिए। इसी तरीके का यहाँ भी एक रूप देखने को मिलता है जहाँ पर कि बंधककर्ता और बंधकी दोनों में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। कहता है कि जब संपत्ति का मूल्य या संपत्ति की वैल्यूज अगर 100 रुपया या उससे अधिक हो तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा, या फिर उस संपत्ति का मूल्य या वैल्यू 100 रुपये से कम होगी तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से ये जो एसेंशियल्स हैं हमारे पास, ये एसेंशियल्स इसमें लाई करता है। अब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें मॉर्गेज के डिफिनीशंस की बात हम लोगों ने की। मॉर्गेज में जो टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है, मॉर्गेज की बात हो गई, मॉर्गेजर की बात हो गई, मॉर्गेजी की बात हो गई हैं, उसको हम लोगों ने इंटरप्रेट किया। ठीक है, और साथ ही साथ हमने मॉर्गेज मनी में हम लोगों ने एक रूल हम लोगों ने जाना, रूल ऑफ डम डू पैक्ट। ठीक है, ये रूल जो अभी फिर से मैं इसे एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि यह एक ऐसा हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट था जिसमें कि ब्याज जो है मूलधन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात और जो कहनी रह गई थी, उसमें यह मैं ज़रूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह रूल तब ही लागू होगा जब दोनों के बीच में संविदा का अभाव होगा। अगर ऐसा कोई संविदा है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षकारों ने कर रखा है कि ब्याज की रकम मूलधन से ज़्यादा हो, तो ऐसा हो सकता है, वहाँ पे यह रूल लागू नहीं होगा। लेकिन सामान्य स्थिति में जहाँ पर यह संविदा नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में रूल ऑफ डम डू पैक्ट का रूल जो है यहाँ पे यह लागू होगा। यह हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट है जो बंधक में भी यह लागू होता है। नेक्स्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मॉर्गेज यानी बंधक के प्रकार। फॉर्म्स ऑफ मॉर्गेज में मूल रूप से 6 प्रकार के जो है फॉर्म्स दिए गए, 6 प्रकार के यह काइंड्स हैं, जिसको कि हम सिंपल मॉर्गेज के रूप में जानते हैं, मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल्स के रूप में जानते हैं, फिर यूज़ुफ्रक्चुरी मॉर्गेज के रूप में जानते हैं, फिर इंग्लिश मॉर्गेज के रूप में जानते हैं, फिर क्या कहते हैं इसमें मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के रूप में हम जानते हैं, और लास्ट जो होता है एनामोलस मॉर्गेज के रूप में हम पढ़ते हैं। ये जो 6 तरीके के मॉर्गेज हैं, हम 1 बाय 1 इसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे क्या, पहला है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज है क्या? कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 क्लॉज बी यह स्पष्ट रूप से कहता है कि सिंपल मॉर्गेज
एक ऐसा सादा बंधक एक ऐसा बंधक है जिसमें बंधककर्ता व्यक्तिगत रूप से अपने संपत्ति को चुकाने के लिए दायी होता है। व्यक्तिगत रूप से जो कर्ज होता है उसको चुकाने के लिए वह दायी होता है। ऐसी परिस्थिति में बंधककर्ता अपने ऋण को या प्रतिभूति को या ऋण की अदायगी के लिए अचल संपत्ति में हित का अंतरण करता है, लेकिन संपत्ति का कब्जा वह अपने पास ही रखता है। ठीक है, इस तरीके से यह एक सादा बंधक का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 क्लॉज सी में यह बात कही गई है। ठीक है, क्लॉज सी में यह बात कही गई है कि शर्त के साथ बंधक में संपत्ति को बंधक रखना, शर्त के साथ संपत्ति को बंधक रखना। जब बंधककर्ता बंधकी से या बंधकदार से यह शर्त रखता है कि अगर बंधक धन वापस नहीं की जाएगी तो वह उसकी संपत्ति को बेच देगा, ऐसा कोई एक शर्त रख लिया, या फिर कोई दूसरा ऐसा शर्त रखा कि अगर बंधककर्ता बंधक धन की वापसी कर देता है, चुकता कर देता है, तो उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो बंधक है संपत्ति, वह उसको वापस मिल जाएगी। या फिर तीसरा एक शर्त ऐसा रख दे कि अगर बंधककर्ता संपत्ति को बंधक धन को चुकता कर लेता है, मॉर्गेज मनी को चुकता कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में बंधकदार का यह कर्तव्य होगा कि उसके पास जो धन है उसके पास जो बंधक धन है उसको वह वापस भी करे। तो इस तरीके से शर्त के साथ अगर कोई बंधककर्ता और बंधकी के बीच में कोई बंधक होता हो, किसी संपत्ति के लिए जो है इस तरीके का एग्रीमेंट होता हो, तो वह जो है सशर्त बंधक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो है पार्ट वह अंग्रेजी यूजुफ्रैक्चुअल मॉर्गेज यानी भोग बंधक कहते हैं। भोग बंधक में जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 क्लॉज डी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जब बंधककर्ता अपनी संपत्ति को बंधकी को देता है और वह इस बात को क्लेरिफाई करता है कि वह अपने धन की चुकता उस संपत्ति से करे, उस संपत्ति को भोग करके करे। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में वह भोग बंधक के रूप में कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो बंधक करता होती है उसकी व्यक्तिगत लायबिलिटी जो है चुकता करने की नहीं होती, क्योंकि जब तक वह संपत्ति को उस संपत्ति से बंधक धन चुकता नहीं कर लेता है, वह बंधक संपत्ति जो है वह बंधकी के पास ही कब्जे में रहता है। यह भोग बंधक का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह अंग्रेजी बंधक या इंग्लिश मॉर्गेज के रूप में हम जानते हैं। अंग्रेजी बंधक का क्या कॉन्सेप्ट है? कहता है कि अंग्रेजी बंधक या इंग्लिश मॉर्गेज एक ऐसा संव्यवहार है जिसमें बंधककर्ता बंधकी से यह तय करता है या एग्रीमेंट करता है कि जब बंधक धन को मैं वापस कर दूंगा, जब बंधक धन की वापसी हो जाए तो आप मेरी संपत्ति को वापस कर देंगे। यानी क्या कि पूर्ण रूप से संपत्ति बंधकी को वह पहले देता है और साथ ही साथ यह एग्रीमेंट भी कर लेता कि मैं
जब बंधक धन वापस कर दूं तो बंधकी मेरे धन को वह वापस कर देगा, यानी बंधक रखे गए संपत्ति को वह वापस कर देगा। यह इंग्लिश मॉर्गेज का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वह इक्विटेबल मॉर्गेज, जिसको कि हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड के रूप में भी जानते हैं, इसको इक्विटेबल मॉर्गेज के रूप में जानते हैं। यह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 क्लॉज एफ, यह ऐसे टाइटल डीड को जो है व्याख्या करता है, ऐसे हक विलेख बंधक की बात करता है। इसमें जब बंधककर्ता या बंधककर्ता और बंधकदार के बीच में जब कोई लिखित रूप से कोई एग्रीमेंट होता हो, ठीक है, और वह बंधक जो है बंधक के सारे एग्रीमेंट लिखित रूप से होते हों, तो ऐसी परिस्थिति में जो डीड तैयार होता है, ठीक है, उसको हम टाइटल डीड के रूप में जानते हैं। इसमें यह कॉन्सेप्ट है कि जब बंधककर्ता अपने अचल संपत्ति की जो डीड होती है वह बंधकदार को दे देता है, अचल संपत्ति की जो डीड होती है वह बंधकदार को दे देता है, और उससे यह एग्रीमेंट भी कर लेता कि जैसे ही मैं आपको बंधक धन वापस करूंगा, इस एग्रीमेंट की कॉपी वह उसे वापस कर दें। ये जो टाइटल डीड है इसकी वापसी कर दें, ठीक है। अगर समय पर बंधककर्ता अपने बंधक धन को चूकता नहीं करता तो यहाँ पर बंधकदार की यह लायबिलिटी बन जाती है कि वह उसके विरोध में, वह बंधक धन के वापसी के लिए वह वाद दायर करे, ठीक है, और इसमें न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, ठीक है। इसमें एक सामान्य नियम है कि जब भी बंधककर्ता, यह सारे बंधक पर लागू होगा कि जब भी बंधककर्ता बंधक धन की वापसी करने में चूक कर लेता है, जब भी वह अपने बंधक धन की वापसी नहीं कर पाता हो, तो ऐसे परिस्थिति में वह स्वयं अपने उसकी संपत्ति को बेच नहीं सकता। वह तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि न्यायालय से वह आदेश नहीं ले लेता। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि वह न्यायालय में वाद दायर करेगा और न्यायालय से इसकी परमिशन लेगी, इसकी अनुमति लेगा, तभी वह उस संपत्ति को बेच सकता है या बंधक के सारे नियमों पर लागू होगा। नेक्स्ट जो है वह है विलक्षण बंधक, जिसको कि लास्ट में हम एनामोलस मॉर्गेज के रूप में देखते हैं, जिसको कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 क्लॉज जी में इसे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें सामान्य रूप से कहा गया है कि उपरोक्त जहाँ पर सारे बंधक जो सिंपल मॉर्गेज के रूप में आते हैं या टाइटल डीड के रूप में आते हैं या इंग्लिश मॉर्गेज के रूप में आते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये सारे बंधक यह काम नहीं करते, सारे बंधक मतलब इसमें सारे बंधक जो है यहाँ पे क्रिएट नहीं किए जाते, ठीक है, वहाँ पर हम विलक्षण बंधक, ऐसे परिस्थिति में किए गए बंधक को हम विलक्षण बंधक कहते हैं, ठीक है। कहता है कि विलक्षण बंधक वैसा बंधक होता है जिसमें कि इस धारा में सादा बंधक, सशर्त बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, ये सारे बंधक इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे परिस्थिति में जो बंधक किया जाता है बंधककर्ता और बंधकी के बीच में, वह विलक्षण बंधक के रूप में मान्य होता है। इस तरीके से ये एक बंधक का कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने चर्चा की, ये पूरा होता है और ये क्वेश्चंस भी, इसका आंसर जो है यह पूरा होता है। थैंक यू।